जनरल खुराट तरियाड़ का सरबराह है, जिसका सदर दफ्तर हांगकांग में है। दुनिया भर में मुनशियात की सबसे बड़ी मंडी भी हांगकांग ही में है। जनरल खुराट गोल्डन ट्रायंगल से बहुत कम बाहर निकलता है, लेकिन महीने में एक मरतबा वो हांगकांग का चक्कर जरूर लगाता है और किसी को पता नहीं चलता कि वो कब आया और कब वापस चला गया। सरदार थालूब खामोश हो गया। मैं भी खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। उसने अपनी बातों में 2-3 मरतबा तरियाड़ का नाम लिया था। ये नाम मैंने 1-2 मरतबा बैंकॉक में भी सुना था, लेकिन अब पहली मरतबा इंकशाफ हुआ कि ये कोई तंजीम है। ये तरियाड़ किस किस्म की तंजीम है? मैंने सवालिया निगाहों से थालूब की तरफ देखा। तरियाड़। थालूब ने एक बार फिर गहरा सांस लिया। तुमने अमरीकी ड्रग माफिया का नाम तो सुना होगा। तरियाड़ उससे भी ज्यादा खौफनाक तंजीम है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, तरियाड़ दरअसल चीनी कौम परस्तों की तंजीम भी है, जो सन 1 से 4 में मार्दे वजूद में आई। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रवायत के मुताबिक उस तंजीम की बुनियाद 5-6 बुध राइबों ने चियांग के शहनशाह कांग से अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए रखी थी। शहनशाह कांगसी के दौर में रियासत सैलू के गवर्नर ने बगावत कर दी और शहनशाह का तख्ता उलट देने की धमकी दी, तो शहनशाह ने उस बगावत को कुचलने के लिए अपने हलीफों और हमदर्दों से मदद तलब कर ली। साबिक शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले चैंग क्वान नामी एक शख्स ने शहनशाह कांगसी की ये अपील सुनी तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। चैंग दुनिया को त्याग कर राह बन गया और उन दिनों शाओलिन टेम्पल में बॉक्सिंग की तरबियत हासिल कर रहा था। सदियों पुरानी इस इबादत गाह में बुद्ध बख्शियों और राइबों को बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ हरबी फन सिखाए जाते थे, ताकि सफर के दौरान में लुटेरों और राहजनों को मुकाबला कर सके। चैंग क्वान अपने 128 राहब साथियों को लेकर शहनशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। ये तमाम राहब बॉक्सिंग और दीगर हरबी फनून के माहिर थे। हर एक में खाली हाथ होने के बावजूद कई मुसल्लह हरीफों से मुकाबले की सलाहियत मौजूद थी। चैंग क्वान और उसके साथ इस जुरात, बहादुरी और दानिशमंदी से लड़े के सैलू का गवर्नर शहर का मुआसरा उठाकर नाकाम और नामुराद वापस चला गया। शहनशाह कांगसी चैंग क्वान और उसके साथियों की बहादुरी और खिदमत से बहुत खुश हुआ। उसने चैंग और उसके साथियों को एजाजात से नवाज़ी हुकूमत में कलीदी ओहदों की पेशकश की, लेकिन चैंग और उसके साथियों को ओहदों या जाओ चश्म की हवस नहीं थी। वो शहनशाह का शुक्रिया अदा करके शाओलिन इबादत गाह वापस चले गए। शहनशाह चैंग और उसके साथियों को जो इज्जत बख्शी थी वो हुकूमत के बाद ओहदेदारों से बर्दाश्त नहीं हो सकी। 2 वजीर तो हस्तो रकाबत की आग में इस तरह जल रहे थे कि उन्होंने उन राइबों के खिलाफ शहनशाह के कान भरना शुरू कर दिए। उन्होंने शहनशाह को बावर करा दिया कि सरकारी ओहदे ठुकरा कर उन राइबों का वापस चले जाना बेमानी नहीं है। उन्होंने शहनशाह की कमजोरियों का अंदाजा लगा लिया है। अब वो तैयारी करके पहले जुनूब में बगावत करेंगे और फिर दारुल हुकूमत पर हमला आवर होंगे। अपने वजीरों की बातों से मुतासिर होकर शहनशाह कांगसी ने शाओलिन इबादत गाह को तबाह कर देने और चैंग क्वान उसके साथियों के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। शहनशाह के एक फौजी दस्ते ने शाओलिन टेम्पल को घेरे में लेकर आग लगा दी। इबादत गाह के अंदर इबादत में मसरूफ 110 राहिब जलकर राख हो गए। 8 राहिबों की एक टोली ने भागकर जान बचाने की कोशिश की, मगर उनमें से 3 शहनशाह के फौजियों के हाथों मारे गए, जबकि 5 राहब किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गए। शाओलिन टेम्पल से फरार होने वाले 5 राहब एक दरिया के किनारे पर पहुंच गए, जहां उन्हें लुबान सुलगाने वाला 3 टांगों वाला एक ऐसा बर्तन मिला जिस पर चिंग का तख्ता उलट दो, मंग सल्तनत बहाल करो के अल्फाज गुंदा थे। इन 5 राहबों ने इस नारे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। एक फौजी दस्ता उनके ताकुब में था। वो उससे बचने के लिए एक कश्ती पर दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए। चंद कोस आगे एक और दरिया उनके रास्ते में हायल था। यहाँ भी एक फौजी दस्ता पहरा दे रहा था, लेकिन जिस तरह गैबी तौर पर पहले उनकी जान बच गई थी, उसी तरह दूसरी बार दरिया के किनारे पर एक कश्ती मिल गई और वो मुआवजों की नजरों में आए बगैर पुल के करीब से पत्थरों पर चलते हुए दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए और तवील सफर की सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद रियासत फोकीन एक छोटे से शहर पहुंच गए। यहीं पर उन्होंने तरियाड़ तंजीम की बुनियाद रखी और चिंग सल्तनत का तख्ता उलटने और मंग सल्तनत की बहाली के मिशन पर काम शुरू कर दिया। उनका मिशन कामयाबी से जारी था। हजारों की तादाद में लोग तरियाड़ तंजीम में शामिल होने लगे। चिंग शहनशाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पूरे सूबे फूकीन पर कब्जा करने के बाद 5 राहिबों ने अपनी तैयार करदा फौज के साथ चिंग पर हमला कर दिया, लेकिन सरकारी फौजों के हाथों हजारों लोग मारे गए। बगावत नाकाम होने के बाद 5 राहब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए, ताकि लोगों को चिंग शहनशाह के खिलाफ भड़काकर इस किस्म की बगावतें कराई जाएं और शहनशाह का तख्ता उलट दिया जाए। सरदार थालूब खामोश हो गया। उसने इशारे से लोगों को कॉफी या चाय लाने के लिए कहा और मेरी तरफ देखते हुए बात जारी रखी। तरियाड़ तंजीम का सफर जारी रहा। यह 100% कौम परस्तों की तंजीम थी, जो मुख्तलिफ अदवार में जालिम और शफाक हुक्मरानों के खिलाफ बरसरे पैकार रही। हर खिता तंजीम की तरह तरियाड़ के भी अपने कुछ असूल थे। हर मेंबर को तंजीम के वज़े करदा 36 उसूलों पर पाबंद रहने का हल्फ उठाना होता था। तंजीम से गद्दारी की सजा मौत थी। ये तंजीम कई ग्रुपों में मुनकसम थी। हर ग्रुप अपने अपने इलाके में सरगर्म था, लेकिन किसी ना किसी तरह ये एक मरकज के तहत मुत्तहिद भी थे।
19वीं सदी के आखिर में बैरूनी ममालिक भी इस तंजीम की लातादाद ब्रांचें कायम हो चुकी थी। डॉक्टर सन यासीन भी तरियाड़ का एक सरगर्म रुकन था। सन 197 में उसने चीन में अवामी जमहूरिया के क्याम की जिद्दोजहद शुरू कर दी तो बैरूनी ममालिक में तंजीम की ब्रांचों ने दिल खोल कर फंड फराम किए और फिर चीन में शहनशाहियत के खात्मे और अवामी जमहूरिया के क्याम के बाद तरियाड़ तंजीम को सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया गया। उसके साथ ही तंजीम की रुकन सादी में इजाफा होने लगा। ये तंजीम इस कदर ताकतवर बन गई कि इसे प्रेशर ग्रुप की हैसियत हासिल होगी। आला सरकारी अफीसर भी इसका मेंबर बनने ही में अपनी आफियत समझने लगे। बड़े बड़े सनतकार और ताजर भी अपने तहफुजात के लिए तरियाड़ के साए में आ गए। इस तरह की किसी तंजीम को सियासी पुष्ट पनाही और कुव्वत मिल जाए तो उसके लिए अपने असल मकसद से हटकर जराइम की तरफ मायल होना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तरियाड़ के पास ताकत भी थी और सियासी पुष्ट पनाही भी हासिल थी। इसकी सरगर्मियों का रुख तब्दील होने लगा। कारोबारी लोगों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के नाम पर बत्ते, डकैतियां, दहशतगर्दी और कत्लो गारत की वारदातों में तरियाड़ का नाम आने लगा। रिपब्लिकन इनकलाब के बाद तो तरियाड़ के बाद धड़े मस्त हाथी की तरह बेकाबू हो गए। उन धड़ों से वाबस्ता लोग खुलेआम संगीन जराइम का इर्तिकाब करने लगे। कानून उनके सामने बेबस होकर रह गया। तरियाड़ का हर धड़ा अपनी जगह खुद मुख्तार और पूरी तरह जराइम में मुलव्वस होकर रह गया। उनकी मरकजियत खत्म हो गई। उनके सामने लूट मार और कत्लो गारत के सिवा कोई मकसद नहीं रह गया था। ऐसी सूरत हाल में कोई बड़ा सियासी मकसद ही उन्हें एक मरकज पर ला सकता था। सन 1942 से सन 1956 के दरमियानी अरसे में हांगकांग में एंटी कम्युनिस्ट काज के दाम पर तरियाड़ के इन दड़ों को मुतहिद करने की मुतअद्दिद कोशिशें की गई मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। मुख्तलिफ गिरोह में बटे उस तंजीम के लोग जराइम के रास्ते पर इस कदर आगे निकल चुके थे कि उनकी वापसी मुमकिन नहीं रही थी। हांगकांग तरियाड़ की जराइम पेशा झेली तंजीमों का गढ़ बन चुका था। सन 1950 के अशरे में यहाँ तरियाड़ के 7 बड़े ग्रुप थे जिन्होंने मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए इलाके बांट रखे थे। उन ग्रुपों की ब्रांचें भी थी जो इलाके में फैली हुई थी और उन्हें अपने अपने हेड क्वार्टर से कंट्रोल किया जाता था। बाज़ ग्रुप ट्रेड यूनियन, रफाई और समाजी इदारों और स्पोर्ट्स क्लबों की आड़ में अपनी मुजरिमाना सरगर्मियां जारी रखे हुए थे। ये चीन का बदतरीन इक्तसादी दौर था। आबादी में इजाफे के साथ साथ रोजगार के मसाइल भी बढ़ रहे थे। एक आम आदमी को एक वक्त की रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। रोजगार का उसूल एक संगीन मसला बन गया था। एक तरफ अवाम नान शबीना तक मोहताज थे तो दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन करप्शन की दलदल में धंस गए थे। वो अपने फराइज़े मनसबी को पसे पुष्ट डालकर अपने जाती मफाद को तरजीह देने लगे। जिंदगी के आम शोबों में भी करप्शन फैलने लगी। सूरत जब ऐसी हो तो जराइम पेशा लोगों के लिए राह हमवार हो जाती है। चीन के बड़े बड़े शहरों और खुसूसन हांगकांग में नई जराइम पेशा तंजीमें जन्म लेने लगी और पुरानी तंजीमें अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन नई तंजीमों का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगी। एक दूसरे के इलाके में मुदाखलत के नतीजे में खूनी तसादम रोज़मर्रा का मामूल बन गए। तरियाड़ के बाद ग्रुप अब भी पावर में थे। ये ग्रुप लोगों को मजबूर कर देते कि वो अपनी जिंदगियों, इमलाक और कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके मेंबर बने और बत्था अदा करें। इनकार की सूरत में उनका कारोबार तबाह कर दिया जाता, इमलाक को नजरे आतश कर दिया जाता और बाज़ लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता। हांगकांग में जराइम में सबसे ज्यादा इजाफा दूसरी जंग अजीम के बाद हुआ। सन 1941 से पहले हांगकांग की 8 या 9% आबादी तरियाड़ से वाबस्ता थी। सन 1957 में ये वाबस्तगी 15% से भी बढ़ गई। तरियाड़ के बाद ग्रुप मुतहिद होकर पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए। तवाइफियों के बिजनेस, जुए, मुनशियात फरोशी और जराइम के दीगर तमाम शोबों पर उनकी इजारादारी कायम हो गई। चीन के अंदरूनी शहरों की सूरत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। अजीब कसाद बाजारी का दौर था। जंग अजीम के खात्मे के बाद जापानी फौजें अगरचे वापस जा चुकी थी मगर चीन में कम्युनिस्टों और कौम परस्तों में खाना जंगी शुरू हो गई। मिलाकर सन 1949 में कम्युनिस्टों ने कौम परस्तों को अमली तौर पर समंदर में धकेल दिया। कौम परस्त महाजरों के काफिले हांगकांग का रुख करने लगे। उनमें जराइम पेशा भी थे और जो जराइम पेशा नहीं थे वो भी एक वक्त की रोटी के लिए जराइम का इर्तिकाब करने लगे। अफरा तफरी के इस दौर में हांगकांग में रेड पांग और ग्रीन पांग नाम की 2 और तंजीमें सामने आईं। रेड पांग ने तो अपनी तवज्जो लेबर यूनियन, औरतों के कारोबार, जुए और मुनशियात की फरोख्त तक महदूद रखी, लेकिन ग्रीन पांग हश्त पाग की तरह हर तरफ फैल रही थी। बहुत मुख्तसर से अरसे में उसके मेंबरों की तादाद 80,000 से तजावुज कर गई। ग्रीन पांग के मेंबरों की बढ़ती हुई तादाद और मुजरिमाना सरगर्मियां दूसरी जराइम पेशा तंजीमों खुसूसन तरियाड़ ग्रुप्स के लिए खुली धमकी थी। ग्रीन पांग उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई। तरियाड़ ने कभी भी अपना असर कायम रखने के लिए अपने मेंबरों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि ग्रीन पांग और तरियाड़ में टसल शुरू हो गई। आए दिन छोटे मोटे तसादम होने लगे और बिलाकर सन 1956 में वो तूफान फट पड़ा जिसका लोगों को एक अरसे से खौफ था। तरियाड़ और ग्रीन पांग के खूनी तसादम में सैकड़ों लोग मारे गए। जजीरे की पुलिस बेबस तमाशाई बनी रही। इस खूनी तसादम में फतह बिलाकर तरियाड़ ही की हुई।
वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन गए। उसके मुजालिम और जराइम का दायरा कुछ और वसी हो गया। हर शख्स उनसे खौफजदा था। कोई भी शख्स बत्ता दिए बगैर कोई मामूली सा कारोबार भी नहीं कर सकता था। एक स्ट्रीट आकर को भी फुटपाथ पर अपना ठिया लगाने के लिए चंद फुट जगह का किराया देना पड़ता और अपने सामान वगैरह की हिफाजत के लिए अलग भत्ता देना पड़ता। अदम अदायगी की सूरत में तरियाड़ के गुंडे उसका सामान तहस नहस कर देते और उसकी जगह किसी और को दे दी जाती। सिर्फ स्ट्रीट आंकड़ों से तरियाड़ को रोजाना 2000 अमेरिकी डॉलर की आमदनी हो रही थी। जूते पॉलिश करने वाले लड़कों, तवाइफों, होटलों में डांस करने वाली लड़कियों, रेस्टोरेंट्स, थिएटर, स्पोर्ट्स क्लबों के फरोख्त होने वाले टिकटों, जगह टैक्स की आमदनी लग गई। तमाम तरियाड़ की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया मुनशियात फरोशी, जुए, जराइम पेशा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करना, रक्षा, टैक्सी ड्राइवरों और आम मजदूरों से भत्ते की वसूलियाबी की सूरत में था। सन 1957 में हांगकांग की आबादी 30 लाख थी और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उस आबादी से भत्तों की सूरत में तरियाड़ की आमदनी 70 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा थी। तशद्दुद और दहशत गर्दी इस आमदनी के उसूल के लिए तरियाड़ का मौसर तरीन हथियार थी। जनरल खुराड उन दिनों गोल्डन ट्राई एंगल में कदम जमा रहा था। इसी दौरान में वो वक्तन फवक्तन हांगकांग के चक्कर लगाता और गहरी नजरों से हालात का मुशाहिदा करता रहा। कई साल बाद जब वो गोल्डन ट्राई एंगल में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका तो उसने हांगकांग में तरियाड़ के चंद ग्रुपों को मुत्तहिद किया और खुद उनका सरबराह बन गया। हांगकांग में अगरचे इस वक्त और भी बहुत से जराइम पेशा गिरोह सरगर्म है, मगर तरियाड़ को सबसे ज्यादा ताकतवर गिरोह समझा जाता है। हांगकांग मुनशियात की दुनिया में सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ 48% मुनशियात गोल्डन ट्राई एंगल से आती है। इस सूरत को सामने रखते हुए तुम जनरल खुराड की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। सरदार थालूब खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। सरदार थालूब की बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। मैं बैंकॉक देख चुका था कि मुनशियात फरोशों के मुख्तलिफ गिरोह किसी एक अड्डे पर कब्जा जमाने के लिए किस तरह आपस में बरसरे पैकार रहते थे। खून की नदियां बहा दी जाती और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दौलत के उसूल के लिए किया जाता है। इखलाकी शराफत, रवादारी और दूसरी इंसानी कदरें दम तोड़ चुकी हैं। अहमियत सिर्फ दौलत की रह गई है और उसके लिए दूसरों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। लुमा बहुत देर पहले हमारे सामने काफी रख गया था, लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी काफी का कप नहीं उठाया था। नतीजतन काफी ठंडी होगी। सरदार थालूब के इशारे पर लुमा ने कप उठा ली और थोड़ी देर बाद ताज़ा काफी बनाकर ले आया। काफी की चुस्कियां लेते हुए हम भी जनरल खुराड और तरियाड़ के बारे में बातें करते रहे। 5 बजे के करीब सरदार थालूब उठ गया। मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा, तुम लोग तैयार रहना, हम खाना खाते यहाँ से निकल चलेंगे, थालूब कहते हुए बाहर चला गया। रंगोली उसके साथ नहीं गई थी। वो तीनों कमरे में बैठी बातें कर रही थी और मैं उठकर लान में आ गया। सरदार थालूब ठीक 9 बजे वापस आ गया। उसके आते ही लूमा ने मेज पर खाना लगा दिया। खाने के बाद काफी पी ली गई और फिर 10 बजे के करीब हम लूमा से रुखसत होकर जीप में बैठ गए। हमें रुखसत करते वक्त लूमा की आंखें भीगी हुई थी। पिछले चंद रोज के दौरान में मुझे भी उससे कुछ उनस सा हो गया था। जीप काटी के गेट से निकलकर गोल्डन ट्राई एंगल की तरफ जाने वाली सड़क की बजाय दूसरी तरफ मुड़ गई। दरिया तक पहुंचने के लिए इस मर्तबा सरदार थालूब ने एक नए रास्ते का इंतखाब किया था, जो गरचे खासा तवील था मगर था महफूज। जीप पहाड़ों में एक जगह छोड़नी पड़ी और हमें तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला पैदल तय करना पड़ा। अगर सरदार थालूब के पास टार्च ना होती तो गहरी तारीकी में इस खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर 4 कदम चलना भी मुमकिन ना होता। टार्च भी छोटी थी, उसकी रोशनी का मुख्तसर सा दायरा हमारे कदमों के सामने जमीन पर पड़ रहा था। और फिर एक जगह थालूब ने टार्च भी बुझा दी। इससे आगे तकरीबन 200 गज का फासला हमें तारीकी ही में तय करना पड़ा। पहले हम छोटी छोटी चट्टानों पर चढ़ते रहे, फिर नशेब में उतरने लगे। चट्टानों से लहरों के टकराने की आवाज से अंदाजा हो गया कि हम दरिया के किनारे पर पहुंच चुके हैं। सरदार थालूब एक जगह खड़ा चंद लम्हों तक तारीकी में इधर उधर घूरता रहा। फिर उसके मुंह से किसी जानवर की अजीब सी आवाज निकली। चंद सेकंड सन्नाटा रहा, फिर बाईं तरफ तकरीबन 30 गज के फासले पर एक ऐसी आवाज उभरी। सरदार थालूब के साथ मैंने भी उस तरफ देखा। मुझे एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे उस तरफ कोई जुगनू सा चमक कर गायब हो गया हो। हम उस तरफ चलने लगे। तारीकी में पत्थरों पर चलना भी एक मसला था। मैंने सोनिया का हाथ पकड़ रखा था। रंगोली और जानकी ने एक दूसरे के हाथ थाम रखे थे, जबकि सरदार थालूब हम सब से आगे था। एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे निस्बतन हमवार जगह पर 6-7 आदमी बैठे हुए थे। वो कबायली थे। थालूब भी कबायली से बातें करने लगा। उसने जवाब देते हुए नीचे की तरफ इशारा किया। मैं सरदार थालूब के साथ उस कबायली के साथ चलता हुआ नीचे आ गया। यहाँ ऊंची झाड़ियां दरिया के अंदर तक फैली हुई थी। दरिया के किनारे पर बाज दरख्तों की शाखें भी पानी पर झुकी हुई थी और इन झाड़ियों की आड़ में पानी में एक कश्ती खड़ी थी। इस कश्ती में कम से कम 6 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। कश्ती में इंजन फिट था और उसमें कुछ सामान भी रखा हुआ नजर आ रहा था। मेरा ख्याल है कि वो कश्ती तफरीगाह वाले घाट की तरफ से लाई गई होगी। लेकिन जब सरदार थालूब ने यह बताया कि कबायली वो वजनी कश्ती इन दुश्वार गुजार पहाड़ियों में अपने कंधों पर उठाकर लाए थे, तो मुझे बड़ी हैरत हुई।
कश्ती में ऑटोमेटिक राइफलें और इतना एमुनेशन मौजूद है कि तुम लोग आसानी से उठाकर अपने साथ ले जा सको, सरदार थालूब बता रहा था। और फिर उसने एक आदमी की तरफ इशारा की, ये आदमी तुम लोगों के साथ जाएगा और गोल्डन ट्राईएंगल वाले किनारे पर उतारकर 48 घंटों तक दरिया के वस्त वाले जजीरे पर तुम्हारा इंतजार करेगा। मैंने कश्ती में उतरकर देखा, उसमें 3 ऑटोमेटिक राइफलों के साथ भरे हुए कई मैगजीन भी मौजूद थे। और फिर अपने बाजू पर पानी के छींटे महसूस करके मैं चौंक गया। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा, आसमान पर गहरे बादल तो सुबह ही से थे और इस वक्त हल्की बूंदाबांदी भी शुरू होगी। अच्छा शगुन है, सरदार थालूब ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। इस तरफ अगर गोल्डन ट्राईएंगल के मुहाफिज गश्त पर भी हुए तो बारिश से बचने के लिए किसी पनाहगाह में दुबक जाएंगे और तुम लोगों को किसी महफूज जगह पर पहुंचने का मौका मिल जाएगा। और अब ज्यादा देर मुनासिब नहीं होगी, तुम लोग रवाना हो जाओ। मैं कश्ती से बाहर आकर सरदार थालूब से बगलगीर हो गया। तुम्हारी सोबत को कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा थालूब, जिंदा रहा तो फिर कभी ना कभी मुलाकात जरूर होगी, मैंने कहा। सरदार थालूब ने मेरे गाल पर बोसा दिया और जेरे लब कुछ बड़बड़ाने लगा। शायद वो कोई दुआ पढ़ रहा था। रंगोली जानकी और सोनिया से अलविदाई मुलाकात करने के बाद मुझ से लिपट गई। उसने भी मेरे गाल पर बोसे दिए और फिर हम कश्ती पर सवार हो गए। थालूब के आदमी ने कश्ती पर अपनी सीट संभाल ली और बटन दबाकर इंजन स्टार्ट कर दिया। इंजन की आवाज ना होने के बराबर थी। कश्ती हरकत में आ गई और झाड़ियों की आड़ से निकलकर दरिया के खुले पानी की तरफ बढ़ने लगी। सोनिया, जानकी और मैं थालूब और रंगोली की तरफ हाथ हिला रहे थे। मैं इस वक्त अजीब सी कैफियत में मुबतला था और ये एहसास शदीद तर होता जा रहा था कि हम जिंदगी से दूर और मौत के करीब होते जा रहे हैं। बारिश की बूंदें कुछ और तेज हो गई। गहरी तारीकी में दरिया के वस में वो छोटा सा जजीरा एक स्याह धब्बे की तरह नजर आ रहा था। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रही थी। मैं कश्ती के किनारे के साथ लगा बैठा गहरी नजरों से कभी उस जजीरे की तरफ देखता और कभी दरिया के उस तारीक किनारे की तरफ देखने लगता जहां से गोल्डन ट्राईएंगल की सरहद शुरू होती थी। मेरे हाथ में भी राइफल थी और जानकी और सोनिया ने भी राइफलें संभाल रखी थी और वो दोनों इस तरह पोजीशन लिए बैठी थी कि किसी हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। कश्ती तकरीबन 5 मिनट में उस जजीरे के करीब पहुंच गई। कबाइली कश्ती को किनारे के बिल्कुल करीब ले गया था कि दूर से नजर ना आ सके। उसी वक्त बारिश बंद हो गई। कबाइली ने कश्ती का इंजन बंद कर दिया। वो गहरी नजरों से दरिया के किनारे की तरफ देख रहा था। ये मौका है बास, उसने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी की। निकल चलें? हाँ चलो, मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया। इंजन स्टार्ट हुआ और कश्ती हरकत में आ गई। सोनिया और जानकी भी सामने के रुख पर पोजीशन लेकर बैठ गई थी। मैंने राइफल की नाल कश्ती के किनारे पर टिका रखी थी और उंगली ट्रैगर पर थी, जबकि नजरें सामने तारीकी में भटक रही थी। बारिश एक बार फिर शुरू हो गई। इस वक्त मोटी बूंदों की बजाय बिल्कुल हल्की फुल्की फवार थी। मैं किनारे पर दरख्तों की तारीक हेवलों की तरफ देखते हुए किसी भी किस्म की सूरत का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा था। दरख्तों के हेवले लम्हा बलमा वाजे होते जा रहे थे। किनारे से 20-25 गज दूर कबाइली ने इंजन बंद कर दिया। कश्ती किनारे की तरफ बढ़ती रही। उसकी रफ्तार खुद ब खुद कम होती चली गई और मिलाकर कश्ती किनारे पर झुकी हुई झाड़ियों में पहुंचकर रुक गई। कबाइली ने तारीकी में इधर उधर देखा। दाईं तरफ 10-12 फुट फासले पर एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर चढ़कर किनारे पर पहुंचा जा सकता था। कबाइली ने कश्ती में पड़ी हुई एक रस्सी उठा ली जिसके सिरे पर एक आहनी आंकड़ा बंधा हुआ था। उसने वो आंकड़ा पत्थर की तरफ उछाल दिया। खटाक की आवाज उभरी। आंकड़ा पत्थर के दूसरी तरफ गिरा था। कबाइली रस्सी को खींचने लगा। आंकड़ा पत्थर ही में अटक गया था। रस्सी टाइट हुई तो कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पत्थर की तरफ रेंगने लगी और मिलाकर पत्थर के साथ टिक कर रुक गई। कुछ देर तक हम बेसु हरकत कश्ती में बैठे रहे। मैं किसी किस्म की आड़ लेने की कोशिश कर रहा था मगर तेज हवा में झाड़ियों की सरसराहट के सिवा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सोनिया और जानकी को इशारा किया। उन दोनों ने अपने अपने बैग स्टैप की मदद से पुश्त पर लाद लिए। उन्होंने कुछ फाजल मैगजीन भी अपने बैग में ठोंस लिए। 2-2 मैगजीन पतलून की बेल्ट में उड़स लिए थे। मैं भी 2 फाजल मैगजीन अपनी पतलून की बेल्ट में उड़स लिए और कश्ती से निकलकर पत्थर पर आ गया। इस वक्त मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। ये मौत की वादी में मेरा पहला कदम था। मैंने जानकी और सोनिया को भी सहारा देकर पत्थर पर खींच लिया और कबाइली की तरफ हाथ हिला दिया। उसके साथ ही मैंने आंकड़े वाली रस्सी उठाकर कश्ती में डाल दी। इंजन स्टार्ट हुआ और कश्ती हरकत में आकर तेजी से दरिया के खुले पानी की तरफ तैरने लगी। मैं कश्ती की तरफ देखता रहा जो बिलाकर दूर होकर तारीकी में मदगम हो गई। फुहार बदस्तूर पड़ रही थी। हम तीनों राइफलें संभाले बेसु हरकत उस पत्थर पर बैठ रहे। तकरीबन 5 मिनट बाद जब मुझे इत्मीनान हो गया कि हमारी आमद का किसी को पता नहीं चल सका तो मैं उठकर खड़ा हो गया और तारीकी में इधर उधर घूरने लगा। इससे आगे एक और पत्थर था जो किनारे से मिला हुआ था। हम तीनों उस पत्थर पर आ गए और फिर किनारे पर कदम रखना ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। झाड़ियां किनारे के ऊपर काफी दूर तक चली गई थी। हम तीनों कमांडोज की तरह कितार में चलते हुए उन झाड़ियों में काफी दूर तक चले गए। इससे आगे झाड़ियां अगरचे कम होती चली गई थी लेकिन ऊंचे दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया था। हम रुके बगैर चलते रहे। रात निस्फ से ज्यादा गुजर चुकी थी।
और मैं दिन की रोशनी फैलने से पहले पहले किसी महफूज मुकाम पर पहुंच जाना चाहता था। मुमकिन है आम हालात में दरिया के किनारे के साथ साथ मुहावजों का गश्त रहता हो, लेकिन इस वक्त हल्की बारिश हमारे लिए पनाह बन गई थी। हम किनारे से तकरीबन 500 गज अंदर आ चुके थे। हमें वाज़े तौर पर महसूस हो रहा था कि जैसे बदतरी बुलंदी की तरफ जा रहे हों। सोनिया मेरे पीछे थी और वो होने लगी थी। हमने चंद ही गज का फासला मजीद तय किया था कि दाईं तरफ नशेब में बहुत दूर रोशनी चमकती देखकर मैं चौंक गया। वो रोशनी मुतहर्रिक थी जो चंद सेकंड नजर आई, फिर गायब होगी और 1 मिनट बाद दोबारा दिखाई दी। मुझे समझने में देर ना लगी कि वो कोई गाड़ी थी जो नाहमवार आड़े तिरछे रास्ते पर दरिया के किनारे के साथ साथ इसी तरफ आ रही थी। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। क्या उन लोगों को पता चल गया है और क्या वो गाड़ी हमारी तलाश में इस तरफ आ रही है? सोनिया और जानकी ने भी गाड़ी की रोशनी देख ली थी। बॉस वो सोनिया ने सरगोशी में गालबन उस गाड़ी के बारे में कुछ कहना चाहा, मगर आवाज थी कि उसके हल्क में अटक गई। मैंने देख लिया है, मैंने कहा और मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा।